मूवी स्टार्ट होती है और हम एक मंत्री की गाड़ी में दो औरतों को देखते हैं, जहां मंत्री इनसे कहता है कि आज तुमने काफी अच्छा डांस किया, अगर तुम्हें कोई काम चाहिए तो तुम हमारे गेस्ट हाउस पर आ सकती हो। ये बात कहते ही ये बगल वाली औरत को छूता है और तभी ये औरत गाड़ी रोकने को कहती है। ये अपनी साथ वाली लड़की को यहाँ उतार कर खुद मंत्री के साथ चली जाती है। दूसरी लड़की थोड़ी देर में अपने घर पहुँच चुकी थी। अंदर आके ये कपड़े चेंज करने लगती है कि तभी इसे खिड़की पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये वापस से कपड़े पहनती है और पीछे मुड़ती है। ये लड़की किसी को देखकर काफी डर जाती है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ रात में जो औरत मंत्री के साथ गई थी वो वापस आ चुकी थी। ये औरत बगल में ही रहती थी। इसे कुछ अजीब लगता है तो ये अपने बगल वाले दरवाजे को खोलती है और अंदर का नजारा देख ये काफी डर जाती है, क्योंकि अंदर इसकी पड़ोसन मरी हुई हालत में पड़ी हुई थी। किलर ने इसके बॉडी के पास गजरा और घुंघरू रखा था, साथ ही उसने इसके साथ गलत काम भी किया था। ये औरत पुलिस के पास कंप्लेन लिखवाने जाती है, लेकिन पुलिस वाले इसकी कंप्लेन नहीं लिखते। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम 30 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ संध्या नाम की लड़की अपने ऑफिस में न्यूज पढ़ रही थी। संध्या एक न्यूज एंकर होती है, लेकिन जिस न्यूज चैनल के लिए ये काम करती थी फालतू की न्यूज पढ़ने को कहते हैं। इस चीज से इसे काफी गुस्सा आता है और ये नौकरी छोड़ने का डिसाइड करती है। पहले तो ये अपने बॉस को समझाती है, लेकिन जब इसका बॉस इसकी नहीं सुनता तो ये नौकरी छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद ये बगल वाली कॉफी शॉप में आती है, जो कि इसके बॉयफ्रेंड अमर का था। यहीं पर इसकी फ्रेंड बॉबी भी थी। यहाँ संध्या इन दोनों से बताती है कि मैं पॉडकास्ट शुरू करने का सोच रही हूँ, ताकि जो स्क्रिप्ट हो वो मेरे हिसाब की हो। इस बात पे अमर और बॉबी काफी खुश होते हैं और इसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही बॉबी यहाँ से जाने लगती है। तब संध्या इससे कहती है कि मेरी गोल्ड की इयररिंग तुम्हारे पास है तो कल उसे मुझे दे देना। बॉबी हाँ में सिर हिलाकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे संध्या की एंगेजमेंट थी, इसीलिए इसकी फैमिली अमर के घर आई थी। फैमिली मिलकर शादी की डेट फाइनल कर देते हैं और संध्या की फैमिली अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में इनकी गाड़ी से बॉबी की मेट टकरा जाती है, जो कि काफी घबराई हुई थी। संध्या जब इसकी बात सुनती है तो संध्या भागते हुए बॉबी के घर आती है और अंदर का नजारा देख संध्या भी घबरा जाती है, क्योंकि बॉबी को किसी ने टपका दिया था, वो भी काफी अजीब तरीके से। अब तक यहाँ काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। पीछे से अमर भी यहाँ आ जाता है। बॉबी के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी मारा गया था। थोड़ी देर में ही पुलिस यहाँ आती है और पता चलता है कि पहले बॉबी के साथ गलत काम हुआ है, फिर उसे टपका दिया गया है। बेडरूम का नजारा देख तो पुलिस भी हैरान थी। संध्या अपनी फ्रेंड के जाने से काफी उदास थी। पुलिस हर तरफ कातिल को खोज रही थी। उसी रात संध्या अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करती है और सबसे पहले ये अपनी फ्रेंड बॉबी के मर्डर के बारे में लोगों से बताती है। ये कहती है कि वो मेरी काफी अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसने मुझे कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया था। साथ ही ये बताती है कि मेरी गोल्ड की इयररिंग और बॉबी के गले की चेन मिसिंग है। सुबह जब ये पॉडकास्ट पुलिस वाले सुनते हैं तो वो संध्या को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। थोड़ी देर में ही संध्या को याद आता है कि जब वो अमर के घर से लौट रही थी तो उसने बॉबी के घर के पास सिक्योरिटी गार्ड को अपने शूज साफ करते देखा था, जिसपे मिट्टी के निशान लगे हुए थे, जैसा कि हमने क्राइम सीन पर देखा था। ये बात जब ऑफिसर राजीव सुनता है तो वो गार्ड को उठवा लेता है। पुलिस गार्ड को पकड़ने के बाद ये मान लेती है कि इसी ने बॉबी को मारा है। लेकिन अगली सुबह जब गार्ड की वाइफ संध्या को बताती है कि मेरे पति ने कुछ नहीं किया है, हमारी खुद 2 बेटियां हैं, मेरे पति के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो आखिर वो कातिल हुआ कैसे? संध्या इसकी बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। गार्ड की पत्नी बताती है कि उसने गले की चेन चुराई है, लेकिन बॉबी के साथ गलत काम नहीं किया, तो उसकी सजा उसे क्यों मिलनी चाहिए? अब रात में संध्या को किलर का कॉल आता है। ये इससे कहता है कि तुमने जो पॉडकास्ट में कहानी बताई, अगर वो सच्ची होती तो और मजा आता। चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम अगले कत्ल को रोक सकती हो तो रोक लेना। इसकी बात संध्या रिकॉर्ड कर लेती है और रात में ही ये पुलिस स्टेशन आ जाती है। राजीव जैसे ही रिकॉर्डिंग सुनता है, ये इस नंबर को ट्रेस करवा देता है और थोड़ी देर में राजीव अपने एक पार्टनर के साथ लोकेशन पर आता है। लेकिन ये फोन किसी बूढ़ी अम्मा का था। किलर ने इन्हीं के फोन से कॉल किया था। राजीव संध्या को कॉल करके कहता है कि किलर हमसे 2 कदम आगे है, हमारा सामना एक खतरनाक सीरियल किलर से हुआ है। नेक्स्ट डे संध्या बैग पैक करती है और अमर के साथ कहीं जाने को निकलती है। रास्ते में अमर पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, जिसपे संध्या बताती है कि आज सुबह मुझे एक औरत का कॉल आया था। उसने अपना नाम वाणी बताया।
जैसा बॉबी के साथ हुआ था सेम उसके साथ भी वैसा हो चुका है, लेकिन वो मुझसे मिलकर ही सारी चीजें बताएगी। यानी कि ये वाणी से मिलने जा रही थी। कुछ ही देर में ये वाणी के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ इसका बेटा भी था जो चाय बेचा करता था। वाणी संध्या से बताती है कि जब मेरा बच्चा छोटा था तो एक दिन मेरा व्रत था। पूजा करने के बाद जैसे ही मैं रूम में आई, एक आदमी मेरे पर टूट पड़ा। उसने मेरे साथ गलत काम किया और उसके बाद मेरे बालों पर मोगरे के फूल का गजरा लगा दिया। वो मुझे मारता उससे पहले ही मेरा बच्चा बहुत तेज तेज रोने लगा। इसी डर से वो मुझे उसी हालत में छोड़ वहाँ से भाग गया। ये चीज मैंने अपने पति से बताई तो उसने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। जब उसने मेरा साथ नहीं दिया तो पुलिस वाले क्या ही साथ देते हैं। ये बताती है कि उस वक्त इस एरिया में ऐसा क्राइम बहुत सी औरतों के साथ हुआ था। पुलिस ने भी किसी की मदद नहीं की। रात में संध्या और अमर गेस्ट हाउस में रुकते हैं। संध्या राजीव को कॉल करती है और कहती है कि मुझे गोदावरी जिले में जितने भी रेप केस हुए थे उन सब की फाइल चाहिए। राजीव कहता है कि कल सुबह तक तुम्हें सारी फाइल मिल जाएगी। अब नेक्स्ट डे संध्या बहुत लोगों से मिलती है। कुछ औरतें अपने बारे में बताती हैं तो कुछ औरतें मना कर देती हैं। तभी अमर को उसके डैड के घर से कॉल आता है कि उसके डैड की तबीयत बहुत खराब है। अब अमर संध्या से कहता है कि हमें घर वापस जाना होगा। संध्या इससे कहती है कि तुम जाओ, मैं काम खत्म करने के बाद घर आ जाऊंगी। अमर इसे यहीं छोड़कर अपने शहर आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग संध्या ललिता नाम की औरत के पास आती है, लेकिन ये औरत इससे मिलने से मना कर देती है। जिसके बाद उसके मामा संध्या को ललिता के बारे में सारी बातें बताते हैं। इस गाँव की सारी जानकारी लेने के बाद संध्या अपने शहर आ जाती है। रात में ये एक और पॉडकास्ट शूट करती है जिसमें ये उन औरतों के बारे में बताती है। साथ ही ये ललिता के बारे में बताते हुए कहती है कि उस रात दिवाली के दिन वो किलर ललिता के हस्बैंड को मार देता है और फिर ललिता के साथ गलत काम करता है। उसने उसके पति को मारने से पहले उसके गले में गाय की घंटी पहनाई थी और ललिता के बालों में मोगरे का गजरा। और यही सेम पैटर्न बॉबी के केस में भी था। ऐसा सिर्फ ललिता के साथ ही नहीं बल्कि सारी औरतों के साथ सेम चीज हुई थी। वो रात में लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जिसने 30 साल पहले ये क्राइम छोड़ दिया था वही किलर अब फिर से क्राइम क्यों करने लगेगा। अगले दिन से संध्या का पॉडकास्ट पूरे शहर में तेजी से वायरल हो जाता है। ऑफिसर राजीव 30 साल पुराने गोदावरी जिले में हुए इस कांड के बारे में सीनियर ऑफिसर से पूछताछ करते हैं, लेकिन ये कहता है कि वो बस एक रेप केस था। गजरा और घुंघरू गांव में हर कोई यूज करता है। अब थोड़ी दिन बाद सीनियर ऑफिसर मीडिया के सामने आता है और कहता है कि संध्या कहानी सुना रही है ताकि वो फेमस हो सके। हम इस केस को जरूर सॉल्व कर लेंगे। ये संध्या से ये भी कहता है कि अगर रेप विक्टिम है तो उन्हें सामने लाओ, जरूरी नहीं वही किलर इस मर्डर में भी शामिल हो। अब राजीव संध्या के पास आता है और इससे कहता है कि तुम मीडिया के सामने उन सभी औरतों को ले आओ। जब वो खुद से अपने साथ हुए इस अत्याचार के बारे में दुनिया को बताएंगी तो हमारे डिपार्टमेंट पर भी जोर पड़ेगा और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। अगले दिन से ही संध्या विक्टिम्स को मनाने लगती है, लेकिन ज्यादातर औरतें मीडिया के सामने आने से मना कर देती हैं। कुछ दिन बाद ही संध्या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है। ये मीडिया वालों को बताती है कि हमारे बीच एक सीरियल किलर है। जो भी औरतें यहाँ आएंगी वो आपको सारी सच्चाई बता देंगी। अब संध्या विक्टिम्स को कॉल करने लगती है, लेकिन कोई भी विक्टिम कॉल नहीं उठाती। मीडिया वाले समझ जाते हैं कि यहाँ कोई नहीं आने वाला, इसीलिए ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ दो औरतें आती हैं। ये वही थी जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। ये दोनों अपने साथ बहुत ज्यादा फाइल्स लाई थी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है जहाँ ये बताती है कि उस वक्त हमारे गाँव में मेला था तो हम दोनों को उसमें नाचने के लिए बुलाया गया था। नाच गाने के बाद हम बड़े साहब के साथ घर के लिए निकले, लेकिन उनकी नीयत तो खराब निकली। वो रानी को अपने साथ ले गए और मुझे घर के पास छोड़ दिया। मैं घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगी, तभी पीछे से मुंह ढका हुआ एक आदमी घर के अंदर घुस आया और मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद उसने मेरे बालों में गजरा लगाया। उसे लगा कि मैं मर गई हूँ। सुबह जब रानी आई तो उसने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। तभी रिपोर्टर संध्या पर ये इल्जाम लगाते हैं कि उसने पेड एक्ट्रेस को यहाँ बुलाया है, लेकिन इन्हें रोकते हुए रानी कहती है कि हम दोनों नाच गाने के जरिए अपना पेट पालते हैं और जो हमारे साथ हुआ उसकी हमने कंप्लेन भी की थी, लेकिन पुलिस वाले हमें गंदा समझते थे, इसीलिए उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। ये उस ऑफिसर का नाम भी बताती है जो थे डीआईजी राजमणि। ये इस वक्त यहाँ के डीआईजी भी थे। इसी बीच संध्या को एक मैसेज आता है और ये तुरंत वहाँ से निकलती है क्योंकि किलर ने 2 लोग को और मार दिया था। ये क्राइम सीन पर आती है जहाँ कपल की बॉडीज पड़ी थी। किलर ने इस बार भी सेम पैटर्न का यूज किया था। अब पुलिस स्टेशन में एक नई हेड ऑफिसर आनंदिता आई थी। ये राजीव से संध्या की सारी फाइल्स लाने को कहती है। राजीव संध्या को बिना बताए सारी फाइल्स ले आता है। जब ये बात संध्या को पता चलती है तो ये गुस्से में पुलिस स्टेशन आ जाती है
और आनंदिता से कहती है कि या तो मेरी फाइल्स लौटा दो या फिर मुझे अपनी टीम में ले लो, मैं आप सभी की हेल्प कर सकती हूँ। आनंदिता इस चीज के लिए राजी हो जाती है और तभी यहाँ डीआईजी आता है। ये आनंदिता से बात करता है, जहाँ ये बताता है कि उस वक्त चुनाव का प्रेशर था तो मैं कुछ कर नहीं पाया, आज भी मुझे इस चीज का काफी पछतावा है। ये बात करके जैसे ही बाहर आता है, इसे यहाँ संध्या मिलती है और ये इससे कहता है कि तुम्हारा होने वाला पति मेरे फ्रेंड राव का बेटा है, तो तुम उसका ख्याल रखना। अगले दिन पुलिस और संध्या जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो संध्या सबसे बताती है कि उस किलर ने आज तक कोई सबूत नहीं छोड़ा, यानी कि वो पढ़ा लिखा है, तो हो सकता है कि वो नौकरी भी करता हो। अब उस वक्त जो लोग नौकरियां करते थे वो सरकारी कर्मचारी ही थे, तो हम उन सभी की लिस्ट बनाते हैं। लेकिन आनंदिता कहती है कि इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसी बीच उन कपल्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। ये सभी लैब आते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि विक्टिम के मुंह के अंदर किसी के बाल हैं। अब इस बाल के जरिए पुलिस कातिल तक पहुंचने का डिसाइड करती है। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां आनंदिता कातिल को बहुत बुरा भला बोलती है। इस चीज से गुस्सा होकर कातिल पुलिस स्टेशन कॉल करता है और आनंदिता से कहता है कि जितना जोर लगा सकती हो लगाओ और मुझे पकड़ लो, वरना मैं एक और को निपटा दूंगा। आनंदिता इसकी बातों से काफी डर जाती है और राजीव से कहती है कि हमें संध्या को बताना होगा कि वो अकेले कहीं मत जाए, कातिल अब उसके पीछे है। राजीव संध्या को कॉल करता है तो संध्या बताती है कि वो अपने और अमर की फैमिली के साथ शॉपिंग पर आई है, जिस पे राजीव इसे जल्दी वहाँ से निकलने को कहता है। ये डरते हुए पूरी फैमिली को लेकर मॉल से बाहर आने लगती है कि तभी इन्हें यहाँ डीआईजी राजमणि मिलता है। संध्या इसे यहाँ देखकर काफी चौंक जाती है और फैमिली के साथ घर आ जाती है। अब रात में ये अपने पॉडकास्ट में सारी चीजें बताती है। अगले दिन से संध्या फैमिली के कहने पर इस केस से थोड़ा दूर रहने लगी थी, क्योंकि इसकी वजह से फैमिली पर खतरा आ गया था। वहीं आनंदिता ने 20 साल पुराने कर्मचारियों की लिस्ट निकलवा ली थी। अब इन्वेस्टिगेशन में ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया और एक दिन संध्या आनंदिता को अपना शादी का कार्ड देती है। देखते ही देखते इन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद राजीव संध्या को कॉल करके कहता है कि मैंने फाइल्स का पीडीएफ तुम्हारे पास भी भेज दिया है, तुम एक बार उसे चेक कर लेना, क्या पता उसमें से तुम किसी को जानती हो। लेकिन ये राजीव से कहती है कि मैं अब इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। ये लोग इस वक्त एक क्लब में थे। तभी अमर को घर से कॉल आता है और ये भागते हुए अपने घर आता है, जहां हमें पता चलता है कि इसकी माँ की डेथ हो चुकी है, वो भी सिर पर चोट लगने की वजह से। अगले दिन फ्यूनरल में राजमणि अमर के डैड से कहता है कि पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक्सीडेंट था। संध्या जब ये बात सुनती है तो इसे काफी अजीब लगता है और ये कहती है कि बॉडी पर चोट के निशान भी हैं, क्या पता ये सब उस किलर का किया धरा हो। अब ये बात जब अमर सुनता है तो वो सबके सामने संध्या पर चिल्ला देता है और इस वजह से लोग जल्दी से अंतिम संस्कार कर देते हैं। 2 दिन बाद संध्या को अपनी सास के द्वारा दी गई एक क्यूट सी डॉल टेबल पर दिखाई देती है। ये इसे लेकर अपनी सास को याद कर रही थी। तभी इस बॉक्स का ढक्कन खुल जाता है। इसमें अंदर और भी बॉक्सेस थे। ये जल्दी जल्दी कंटेनर को ओपन करती है और इसमें इसे पायल और एक गोल्ड की इयरिंग मिलती है। इयरिंग देखकर इसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि ये संध्या की ही इयरिंग थी जो बॉबी के पास से गायब हुई थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में अदर स्टेट की पुलिस बताती है कि कुछ वक्त पहले हमारे स्टेट में भी ऐसे मर्डर्स हो रहे थे। ये राजीव को उन मर्डर्स की फाइल भी भेजते हैं। आनंदिता नाम की लिस्ट पढ़ने लगती है कि तभी इसकी नजर संध्या की वेडिंग कार्ड पर जाती है। अब ये चीज देखकर ये घबरा जाती है, क्योंकि इस कार्ड में जो नाम था वही नाम लिस्ट में भी था। आनंदिता और संध्या जान चुके थे कि कातिल कोई और नहीं बल्कि अमर के फादर ही हैं। आनंदिता पुलिस वालों को संध्या के घर भेजती है। वहीं संध्या डिनर लेकर अपने ससुर के पास आती है। ये खाना रखकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब ये वापस आती है और अपने ससुर से खाना खाने को कहती है तो इसका ससुर खाना खाने से मना कर देता है और इससे कॉफी मांगता है, जिसकी वजह से संध्या किचन में आती है और तभी लाइट ऑफ हो जाती है। पीछे से ये किलर इस पे अटैक कर देता है। ये इससे बहुत लड़ती है और थोड़ी ही देर में पुलिस यहाँ आ जाती है और इसे लेकर थाने आती है। ये पुलिस वालों को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तभी संध्या इसे एक फोटो दिखाती है, जिसे देखकर ये काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरी चाची है, जो कि मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसने मुझे काफी प्यार दिया। चाची काफी खूबसूरत थी। वो बच्चों को डांस सिखाया करती थी। डांस करते वक्त वो अपने बालों में गजरा और पैरों में घुंघरू पहनती थी, जिस वजह से ये सबका ध्यान खींचते थे। लेकिन मेरी चाची मुझे बिना मर्जी के छुआ करती और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती। मुझे धीरे धीरे उनसे डर लगने लगा था। एक रात वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी थी कि तभी मेरे चाचा घर आ गए और उन्होंने सब कुछ देख लिया
उनसे बचने के लिए उन्होंने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। चाचा ने मेरी बात सुने बिना ही मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। मुझे काफी गुस्सा आया और मैंने पहले चाचा को मारा, उसके बाद मैंने अपनी चाची को भी खत्म कर दिया। चाची तो मर गई, लेकिन जो भी लड़की मुझे चाची जैसी लगती, मुझे उसे देखकर गुस्सा आता और मैं उसे मार देता। धीरे धीरे मेरी उम्र हो गई और मैं अपनी फैमिली के साथ काफी खुश रहने लगा। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मुझे 3rd स्टेज डायमेंशिया है और इसी वजह से मैंने ये सारी चीजें बंद करने की सोची, लेकिन चाची को मैं भूल नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मेरी लाइफ में बॉबी आई। उसने मुझे बताया कि वो क्लासिकल डांस क्लास ज्वाइन कर रही है और तभी उसने मेरे सामने बैग से घुंघरू निकाले। घुंघरू देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया और उसी रात मैंने उसे मार दिया। इतने सालों बाद फिर से मैंने अपना जुर्म करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जितने को मैंने मारा सब चाची जैसे घुंघरू या गजरे पहना करती थी। वहीं मेरी वाइफ को उस रात मेरी सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए मैंने उसे भी मार दिया। अब संध्या इनसे कहती है कि इतने गुनाहों के बाद भी क्या आपको कोई पछतावा नहीं है, जिस पे ये इससे कहता है कि मैं तो सारी चीजें भूल जाऊंगा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब संध्या अपने पॉडकास्ट पर लोगों को ये सारी सच्चाई बताती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम अपने डैड से काफी अलग हो। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।